मॉर्निंग ऑफ 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम आपको जीन प्रारूप एवं लक्षण प्रारूप में अंतर अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप में सबसे पहले समझिए अंतर क्या होता है। लक्षण प्रारूप हम उसे कहते हैं जिसमें किसी भी जीव की बाह्य आकृति संरचना को देखकर उसकी पहचान कर ली जाए। जैसे गाय, भैंस, बकरी। किसी पक्षी को हम बाहरी रूपरेखा से ही बता देते हैं कि ये पक्षी है, या ये गाय है, या ये भैंस है। तो इस आकार को देख के उसको लक्षण प्रारूप कहा जाता है। इसी प्रकार से जीन प्रारूप क्या होता है। जीन प्रारूप का मतलब होता है कि उसके आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसके कैरेक्टर को लेके जाते हैं, यानी कि उसके लक्षणों को लेके जाते हैं। और पिता के समान पुत्र के व्यवहार में समानता दिखाई देती है, पुत्र के उससे बेटे में समानता दिखाई देती है। यानी कि यहाँ पर तीसरी पीढ़ी से पहली पीढ़ी का मिलान किया जाए तो लगभग समान ही कैरेक्टर दिखाई देते हैं। इसको हम कहते हैं वंशागत कैरेक्टर, जिसको एक जीन ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति को हम कह देते हैं जीनोटाइप, जहाँ पर जीन के द्वारा कैरेक्टर पहुंचते हैं और जो बाहरी आकृति के आकार के आधार पर पहचान की जाती है उसे हम कह देते हैं फिनोटाइप। अब अगला कैरेक्टर है जीवों को प्रत्यक्ष देखने से ही समलक्षणी का पता चल जाता है। यानी कि अगर हम सामने से किसी भी जीव को देखें तो उनमें एक समानता होगी उनके लक्षणों में, ये हमें साफ साफ पता चल जाता है। इसी प्रकार से जीन संरचना को जीवों की पूर्वज कथा या संतति के आधार पर स्थगित किया जा सकता है। यानी कि अगर हम उसके बाबा जी को देख रहे हैं किसी भी बेटे के, तो हमें ये लगता है कि इसके बाबा जी में लंबेपन का लक्षण था, इसी कारण से इसका पोता भी लंबा है, तो यानी इसमें ये जीनी संरचना है। इसके बाद तीसरा कैरेक्टर है समान समलक्षणी वाले जीवों की जीनी संरचना समान हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। यानी कह सकते हो आप संरचना वाले जीवों की जीनी संरचना समान हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। यानी कि इसमें एक पहली पीढ़ी का कैरेक्टर, एक पहली पीढ़ी का जो रूप है, संरचना है, वो संरचना उसकी दूसरी पीढ़ी या तीसरी पीढ़ी में समान भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। यानी कुछ थोड़े बहुत परिवर्तन दिख सकते हैं। इसमें समान जीनी संरचना वाले जीवों में एक ही पर्यावरण में होने पर उनका समलक्षणी भी समान होता है। यानी कोई ठंडे प्रदेश में रहने वाला जीव है तो उसके तीनों पीढ़ी के लक्षण बिल्कुल समान होंगे। ये इसकी विशेषता है कि जीन जहाँ पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं वहाँ पर समानता आपको मिलनी ही मिलनी है, लेकिन लक्षण प्रारूप में असमानता हो सकती है। उसके बाद अगला है आपका संयुग्मी एवं विषम युग्मी में अंतर। समयुग्मकी क्या होता है। समयुग्मकी का मतलब होता है कि एक जीन के दोनों युग्म विकल्पी समान होते हैं। किसी भी जीन में क्रोमोसोम्स आपको एक पेयर मिलता है। अब एक पेयर का मतलब है जैसे XX जो मादा का होता है, XY जो नर का होता है, तो इसमें जो XX मिलेगा आपको या XY मिलेगा, उसकी जो संरचना होगी एक समान होगी। और विषम युग्मिक का मतलब होता है कि इसके क्रोमोसोम्स XX या XY में जो कैरेक्टर होंगे, जो उनका कार्य होगा, वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। फिर दूसरा कैरेक्टर इसका केवल एक प्रकार के युग्मक बनते हैं। इसमें सिर्फ एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं। जैसे XX बन रहे हैं तो XX ही बनेंगे, जबकि इसमें XY भी बन सकते हैं। तीसरा है आपका पृथक्करण का नियम एवं सदंत अभिव्यंजन का नियम में अंतर। पृथक्करण का नियम का मतलब होता है ये नियम एक संकर संकरण में लागू होता है। यानी पृथक्करण का मतलब है कि जब आप किसी भी दो पीढ़ियों के बीच में दो ग्रहण कराते हैं और उनमें से जो अगली पीढ़ी आती है वो अपने अपने लक्षणों को लेकर अलग हो जाती है, लाल और सफ़ेद, तो इसका अगली पीढ़ी में गुलाबी पुष्प का आना, उसके बाद जब तीसरी पीढ़ी आएगी तो यहाँ पर पृथक्करण का नियम लग जाएगा। और पृथक्करण के नियम के आधार पर, क्योंकि यही मेंडल का दूसरा नियम है, पृथक्करण के नियम के आधार पर लाल अलग हो जाएगा और सफ़ेद अलग हो जाएगा। उसी प्रकार से जीवों में लक्षणों का भी आना होता है, इसे हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम में अभिव्यंजन के नियम में द्विसंकर या बहुसंकर संकरण से ये लागू होता है। यानी कि यहाँ पर एक संकर कराते समय, यानी कि निषेचन की प्रक्रिया कराते समय उसमें द्विसंकर या बहुसंकर एक लक्षण या बहुत सारे लक्षणों को लेके ये संकर कराया जाता है। और कराने के बाद हर लक्षण, अगर आपने जैसे मेंडल ने अपने तीसरे नियम में 7 लक्षणों को लिया था और उसकी आने वाली पीढ़ी में 7 लक्षण अलग अलग तरीके से आ गए थे, तो इसे कहते हैं स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम। उसके बाद इसी में दूसरा पॉइंट है, इस नियम के अनुसार एक लक्षण के दोनों एलील युग्मक बनने के समय अलग होकर अलग अलग युग्मक में पहुँचते हैं। कहने का मतलब है एलील का, अगर क्रोमोसोम्स
आपका XX है, ये एलील कहलाता है क्रोमोसोम, आपका XX है, तो यहाँ पर लक्षण के दोनों एलील युग्मक बनने के समय जब ये बन रहे हैं XX, तो ये बाद में अलग अलग हो जाएंगे, X अलग हो जाएगा, फिर दूसरा X अलग हो जाएगा, और एक X मादा के दूसरे नर के X के साथ जुड़ जाएगा, दूसरा X नर के Y के साथ जुड़ जाएगा, यानी ये बट जाते हैं, इस तरीके से ये बटते हैं। इस तरीके देखिए, एक हो गया XX, एक हो गया, ये एलील है आपका, इसे हम एलील कहते हैं। अब ये बाद में ऐसे करके बढ़ जाते हैं, ये इस तरीके से ये बढ़ जाएंगे। अब ये इसके साथ संकरित हो जाएगा, ये इसके साथ संकरित हो जाएगा, ये मतलब होता है इसका। इस नियम के अनुसार एक या एक से अधिक जोड़ों विसर्यापी लक्षणों को एलील युग्मक बनते समय बिना एक दूसरे को प्रभावित किए अलग अलग युग्मकों में प्रवेश कर जाते हैं। अब स्वतंत्र अभिवन के नियम में क्या था कि ये दोनों एक दूसरे से इस प्रकार मिल भी नहीं रहे थे, उसके बावजूद भी ये अलग अलग अगली पीढ़ी में अपने लक्षणों को दर्शा रहे थे।